तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। तो बच्चे पेपर के अंदर ये टॉपिक्स रहने ही रहने हैं। तो जहाँ पर लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है मैं बोलूँगा, आप उस हिसाब से लिख लेना बच्चे। तो बच्चे ध्यान से देखें आप लोग। तो मैं शायद देखता हूँ एक बार लाइट बंद करके, अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं कम हो जाती है बच्चे, तो आप थोड़ा सा जो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको एडजस्ट कर लेना। जब मैं बोलूँ तो उस हिसाब से आप लिख लेना। तो बच्चे ध्यान से सुने। पेपर में अब जो हम 2-3 आर्टिकल करने वाले हैं, मतलब 2 तो आर्टिकल और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में ये आपके पास आएगा ही आएगा बच्चे। तो ध्यान से सुनना। पहले तो 2 डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं पेपर में, सेक्शन ए में। इन डेफिनेशन में से भी कोई एक जरूर आएगी बच्चे। तो चैप्टर का नाम था कन्फर्मल मैपिंग, और आज हम पढ़ रहे हैं उस कन्फर्मल मैपिंग के बारे में। पूरा चैप्टर कर दिया बच्चे, पर अभी तक कन्फर्मल मैपिंग नहीं पढ़ा। तो ध्यान से सुनना। बड़ी सिंपल 2 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है आइसोगोनल मैपिंग। तो आइसोगोनल मैपिंग किसको बोलते हैं, उसके लिए हमने थोड़ा बहुत लिखा। क्या लिखा? C1 और C2 2 कर्व है, किसमें? जेड प्लेन में, जो कि इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी बिंदु जेड नोट पर विद एंगल थीटा। भाई C1 और C2 हमने 2 कर्व लिए जेड प्लेन में, और वो दोनों कर्वों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने थीटा लिया है, और वो दोनों कर्व जेड प्लेन में किसी जेड नोट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जेड नोट बोल लो, जेड जीरो बोल लो, एक ही बात है। वैसे सही नोटेशन जेड नोट है। तो बच्चे देखें, एक जेड प्लेन लिया। जेड प्लेन हमें पता है कौन सी एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है। जेड को क्या लिखते हैं हम? एक्स प्लस आइटा वाई। इसका मतलब जेड प्लेन में जो एक्सिस होती हैं वो एक्स और वाई एक्सिस होती है। पहली लाइन पढ़ो। C1 और C2 2 कर्व लिए हैं जो कि जेड प्लेन में है, और वो दोनों इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं किस बिंदु पर? जेड नोट पर, और वो एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। अब एक्चुअल में बच्चे ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक वाला है, मतलब गलत है, क्योंकि बच्चे कर्व के बीच में एंगल डायरेक्ट नहीं होता। तो मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम में बनाते तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता। तो बच्चे सुने मेन बात, किन्हीं भी 2 कर्व के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या तरीका होता है? उन एंगल से आप टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे ये 2 कर्व है हमारे पास किसी प्लेन के अंदर, तो आप इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस कर्व के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करो, और इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल जो टेंजेंट्स इन कर्व के पॉइंट के ऊपर खींची गई टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वही उन कर्व के बीच में एंगल होता है। अब मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए साफ साफ डायग्राम बना दिया कि C1 और C2 2 कर्व है। अगर वो जेड प्लेन में किसी जेड नोट बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। एंड गामा 1 एंड गामा 2 आर 2 कर्व इन W प्लेन। जो गामा 1 और गामा 2 हैं वो 2 कर्व हैं किसमें? W प्लेन में, विद रिस्पेक्ट टू C1 एंड C2, यानी C1 के रिस्पेक्ट में गामा 1 मिल रहा है। अब देखो ये वाली लाइन ऐसे है, पर इस C1 कर्व के रिस्पेक्ट में W प्लेन में गामा 1 कर्व मिल रहा है। देखो ये वाली शेप जैसी है वैसी ही मिले, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है C1 कर्व की जो शेप W प्लेन में मिले वो कुछ ऐसी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि C1 कर्व के रिस्पेक्ट में W प्लेन में कोई गामा 1 कर्व मिला, और C2 कर्व के रिस्पेक्ट में W प्लेन में कोई गामा 2 कर्व मिला। अब W प्लेन किस किस एक्सिस में होता है? U एक्सिस और V एक्सिस में। आगे पढ़े। एंड इंटरसेक्ट एट W नोट, और ये गामा 1 और गामा 2 कर्व W नोट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट सेम एंगल। सेम को मैंने अंडरलाइन किया है, एट सेम एंगल थीटा। अब डेफिनेशन सुनो क्या कहती है। वो कहता है जेड प्लेन में तुमने 2 कर्व लिए C1 C2 जो किसी जेड नोट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल थीटा बना रहे हैं। वो कहता अगर इस वाले जेड प्लेन में बनने वाले कर्व के ऊपर आप कोई फंक्शन f लगाते हो, और आपको पूरे चैप्टर में w बराबर fz लिखवाया हुआ है, यानी कुल मिलाकर मैंने जेड प्लेन पे एक फंक्शन f लगाया, और f लगाने के बाद इन कर्व की कुछ इमेज मिलेगी। C1 कर्व की इमेज गामा 1, C2 कर्व की इमेज गामा 2, और मान लो ये दोनों कर्व किसी W नोट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बाय चांस ये जो 2 कर्व बने और इंटरसेक्ट कर लिए उन्होंने भी सेम एंगल थीटा बनाया।
अगर एंगल सेम बना डब्ल्यू प्लेन में भी, मतलब जेड प्लेन के दो कर्वों के बीच बनने वाला एंगल जो भी था वही अगर फंक्शन लगाने पर डब्ल्यू प्लेन में सेम एंगल बनवाता है दो कर्व के बीच में, तो फिर हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? आइसोगोनल मैपिंग। आइसोगोनल मैपिंग बोल दो, चाहे आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो। तो बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग एक ही बात है, फंक्शन को बोलते हैं नॉर्मली हम। तो क्या लिखा? देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग। तो सिंपल भाषा में दो कर्व जेड प्लेन में किसी थीटा एंगल पर बना रहे थे, अगर फंक्शन लगाने पर उनके रिस्पेक्ट में जो डब्ल्यू प्लेन में कर्व मिलेंगे अगर वह भी वही एंगल बनाए, यानी अगर एंगल सेम रहे, तो फिर हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? इस f को क्या कहेंगे? आइसोगोनल मैपिंग। नेक्स्ट आ जाओ, कन्फर्मल मैपिंग, जो कि चैप्टर का नाम था। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण। लगभग सेम लाइन ही लिखी है, इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें एंगल तो सेम रहना ही चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं इस कर्व के ऊपर कोई भी रैंडमली एक पॉइंट ले लूंगा, उसकी इससे दूरी, और यहां पर भी कोई पॉइंट ले लूंगा, उसकी इससे दूरी बराबर रहनी चाहिए, और वही सेम काम डब्ल्यू प्लेन में रहना चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड और एंगल, यानी मैग्नीट्यूड और रोटेशन अगर दोनों सेम है, तो फिर उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे? कन्फर्मल मैपिंग। तो लिखने का तरीका सीख लें। पहले कन्फर्मल मैपिंग में क्या लिखेंगे आप लोग? C1 C2 कोई दो कर्व है जेड प्लेन में जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं जेड नोट पॉइंट पर, एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। देखो ये लाइन तो बिल्कुल सेम लिखी है, फिर ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई जो मैं बोल रहा था शब्दों में, कि Z1 और Z2 कोई दो पॉइंट है कर्व C1 और C2 पर रिस्पेक्टिवली, यानी C1 कर्व के ऊपर Z1 पॉइंट है और C2 कर्व के ऊपर Z2 पॉइंट है। तो अब डायग्राम देखो इसका, तो आप साथ साथ डायग्राम बना लोगे। C1 कर्व C2 कर्व Z नोट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। कोई Z1 पॉइंट है C1 कर्व पे और कोई Z2 पॉइंट है C2 कर्व पे। आगे बढ़े। And gamma 1 and gamma 2 are two curve in W plane intersect at point W naught with same angle theta। सेम लाइन लिखी है। एंड W1, बस ये लाइन बढ़ गई, W1 और W2 इमेजेस हैं किस किस की? Z1 की और Z2 की। किस में? W प्लेन में। और वो किन किन कर्व पे है? गामा 1 और गामा 2 पर। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो W1 जो है वो एक पॉइंट है जो कि इमेज है Z1 की, और W1 होएगा कहाँ? W प्लेन के अंदर, और किस कर्व पे है? गामा 1 कर्व पे। देखो सेम बनाया है, गामा 1 गामा 2। गामा 1 कर्व पे कोई W1 बना दिया और गामा 2 कर्व पे कोई W2 बना दिया। यानी आइसोगोनल से जब कन्फर्मल में गए तब बस ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई कि Z1 C1 पे है, Z2 पॉइंट C2 पे है। ऐसे ही W1 इस Z1 की इमेज है जो कि गामा 1 पे है, और W2 Z2 की इमेज है जो कि गामा 2 पे है। और अगर ये वाले कर्व भी सेम एंगल बनाए, कितना? थीटा, तब तक तो थी आइसोगोनल। और साथ ही साथ अगर Z1 की Z नोट से दूरी, Z1 की Z नोट से दूरी और Z2 की Z नोट से दूरी बराबर आए, और ये वाला रेशो और ये वाला रेशो क्या है? इक्वल, यानी W1 की W नोट से दूरी और W2 की W नोट से दूरी। देखो मोड का मतलब दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कह दो, मैग्नीट्यूड कह दो। तो बच्चे कुल मिलाकर अगर Z प्लेन और W प्लेन के अंदर जो चाप, ये देखो ये चाप है, कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन कोई है? ये एक मुड़ा हुआ है, बेंट है। बेंट है तो इसका मतलब ये आर्क यानी चाप को शो कर रहा है। तो बच्चे ये चाप की लंबाई है। तो क्या कहता? अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों सेम हो तो फिर हम इस फंक्शन f को क्या कहेंगे? कन्फर्मल मैपिंग। सिर्फ एंगल सेम है तो आइसोगोनल, और अगर एंगल के साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक्चुअल में लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई, लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड, मापांक निकालना, इसकी लेंथ निकालना। तो क्या लिखा मैंने? इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज रोटेशन, रोटेशन का मतलब एंगल, तो मैग्नीट्यूड और एंगल अगर सेम है तो आप इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या नाम देंगे? कन्फर्मल मैपिंग या कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों एक साथ इसीलिए लिखवाई है जिससे याद रह जाए। और मैं बारी बारी कह रहा हूं, कभी भी कर्व के बीच में एंगल नहीं होता, उन पर खींची गई टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है। ये टेंजेंट्स खींच दो और उन टेंजेंट्स के बीच में ये जो एंगल होता है वही उन कर्व के बीच में बनने वाला एंगल होता है। देखो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डायरेक्ट एंगल नापते हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनने वाला एंगल उन दोनों
स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है, पर कर्व के बीच में एंगल बनाने के लिए आपको उनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी पड़ती है, और वो टेंजेंट्स जितना एंगल बनाती है वही उन कर्व के बीच में बनने वाला एंगल होता है। क्योंकि देखो कर्व बेंट होता है तो ऐसे एंगल का मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आप उस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। इतना काम करने के बाद देखो पहले ये लिखोगे, फिर ये वाली लिखकर इसके ये डायग्राम बनाओगे, फिर नोट लगाकर ये बात लिखोगे। क्या बात लिख रहे हैं हम? ये ऐसे लिख तो हमने बड़ी इजी वे में ली, पर ये एक्चुअल में चाप है। देखो अगर आप Z0 से Z2 तक की देखोगे तो एक कर्व बन रहा है, ये एक सरल रेखा नहीं है, ये एक कर्व है, और कर्व है तो ये चाप है। चाप है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई किस प्लेन में? जेड प्लेन में। तो मैं यूज करूंगा इस नोट का, इसलिए पहले लिखवा दिया। तो जेड प्लेन में चाप की लंबाई, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चाप की लंबाई का। कैसे शो करते हैं? ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर। इसको जेड प्लेन में क्यों बोला? क्योंकि जेड प्लेन में एक्सिस कौन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हमने एक्स और वाई सिंबल का यूज कर रखे हैं, इसलिए इसको मैंने जेड प्लेन में चाप की लंबाई बोल दिया। तो बचे चाप की लंबाई ds बाई डी एक्स क्या होता है फॉर्मूला? अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ये याद रखना पड़ेगा। फिर स्क्वेयर कर दिया, तो इसका स्क्वेयर किया तो यहाँ पर ये रूट खत्म हो गया, ये सारे सेम चल रहे हैं, ठीक है। स्क्वेयर किया तो ये रूट खत्म हो गया। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो dx का स्क्वेयर यहाँ पर चला जाएगा, और पूरे के अपोन में dx का स्क्वेयर, ये स्टेप चल ही रहे। और बच्चे dx के स्क्वेयर, अब देखो अलग अलग करोगे तो ds का स्क्वेयर अलग, dx का स्क्वेयर अलग। dx के स्क्वेयर से dx का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो ds का स्क्वेयर बराबर dx का स्क्वेयर प्लस dy का स्क्वेयर। तो आपको डायरेक्ट मैं लिखूंगा जी जेड प्लेन में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है किस प्लेन में? जेड प्लेन में। अब सोचो अगर डब्ल्यू प्लेन में लेंथ ऑफ आर्क को शो करना है तो कोई नया नाम दे देते हैं। जैसे इसमें चाप की लंबाई को ds नाम दिया है, तो डब्ल्यू प्लेन में चाप की लंबाई को कुछ d सिग्मा नाम दे दिया, और इसी के जैसे ही होगा। पर डब्ल्यू प्लेन में एक्सिस u और v होती है, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस थी तो dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर, यहाँ पर u और v है तो du का स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर। तो ये w प्लेन में चाप की लंबाई, तो मैंने क्या लिखा? सिमिलरली इसी प्रकार w प्लेन में चाप की लंबाई जो होगी वो ये होगी। तो इन w प्लेन लेंथ ऑफ आर्क इज दिस। तो बच्चे ये पूरा नोट कर लो तुम। तो डेफिनेशंस दोनों बता दी और नोट में तुम्हें लिखवा दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज़ है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद हम ऊपर से मैं मिटो रहा हूँ और अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहा हूँ, और पेपर में बाय नेम आएगी तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो मैं ये मिटो रहा हूँ क्योंकि उसमें ये सारा काम लिखना है, इसलिए अपने टाइम बचाते हैं। तो बच्चे आप इतना काम नोट करने के बाद, ये नोट लगाने के बाद लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो सेक्शन सी में यूनिट 5th में 12 मार्क्स में आ सकती है। और फीस से बच्चे अभी भी नहीं आई, देखें फीस जमा करवाएं बच्चे। अब मैं बारी बारी नहीं कहूँगा, अब मैं रिमूव ही करूँगा सीधा। तो पेपर में बाय नेम आएगा स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फर्मल मैपिंग। अब पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, आपको यूनिट नंबर 4 यानी एनालिटिक वाले चैप्टर में भी ऐसी कोई हेडिंग लिखवाई थी, पर वहां पर बच्चे था स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। अब की बार नेम चेंज है, एनालिटिक की जगह क्या वर्ड है? कन्फर्मल। तो अगर पेपर में कन्फर्मल की नेसेसरी कंडीशन पूछेगा तो आपको फिर ये वाला आर्टिकल परफॉर्म करना होगा। तो स्टेट एंड प्रूव का मतलब स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखें, तो पेपर में ये चीज़ याद रख कर जानी पड़ेगी। पेपर में हो सकता है दे दे, ना दे, तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन का क्या स्टेटमेंट है सुने, इफ W बराबर FZ बी अ कन्फर्मल मैपिंग देन W बराबर FZ इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट लिखवाया जो तुम याद कर सकते हो। क्या कहता? यदि फंक्शन कन्फर्मल मैपिंग दे रखा है तो प्रूव करो कि वो फंक्शन एनालिटिक भी होगा। अब एनालिटिक के लिए उसमें CR इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई।
तो ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। उसके बाद कॉपी में हेडिंग लगाएंगे प्रूफ। प्रूफ में आप लोग लिखेंगे गिवन है कि W बराबर FZ जो है वो एक कन्फर्मल मैपिंग है। अब बच्चे दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे ही पता लग गया कि कन्फर्मल मैपिंग दी हुई है, तो अगर ये कन्फर्मल मैपिंग है तो इसमें एंगल और रोटेशन दोनों सेम होंगे। तो लिख सकते हो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड as well as rotation are same। तो फंक्शन कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों चीजें तो सेम होंगी। फिर टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, तो पेपर में लिखने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए। प्रूव हमें करना है W बराबर FZ बी एन एनालिटिक फंक्शन। हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है, एनालिटिक फंक्शन। और एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए उसमें CR इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड फॉर F। इस F फंक्शन के लिए CR इक्वेशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई। दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें क्या लाइन सिद्ध करनी है, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है दो CR इक्वेशन होती है वो प्रूव करनी है। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर आना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के, तो ये तो याद होगी। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर आना चाहिए माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। मैं यू और वी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं राउंड करूंगा मतलब मोड़ूंगा तो वो वी है, और जब ऐसे लिखूंगा तो वो यू है, ठीक है ना। बस पूरे आर्टिकल में मुझे ये दो लाइनें प्रूव करनी है। अगर ये हो गई तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई और फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन। गिवन क्या है, कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ है। अब कल करेंगे सफिशिएंट, उसके अंदर हमें एनालिटिक दे रखा होगा और कन्फर्मल प्रूव करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 12-12 नंबर में आ सकते हैं, तो बच्चे ध्यान से। अब इतना करने के बाद आप अपनी कॉपी में, क्योंकि देखो कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ है तो आपको ये सब कुछ बनाना है, तो आप बनाएंगे। तो मैं तो टाइम बचा रहा हूँ, आप इतना काम लिखने के बाद सीधा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस नहीं देना आपको इसके साथ ही लाइन शुरू करनी है। लेट C1 एंड C2 आर कर्व, ये सारी लाइन लिख देना, क्योंकि कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ है तो ये सारा काम गिवन है। गिवन क्या है कि मैग्नीट्यूड और रोटेशन दोनों क्या होंगे, सेम। तो ये पूरा एज इट इज लिखना है विद सेम एंगल थीटा, गामा 1 एंड गामा 2, ये दोनों कर्व हैं। बस फिर ये लाइन वापस मत लिखना क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं, बस क्योंकि अब हमें डेफिनेशन तो देनी नहीं। यहाँ तक लिखने के बाद तुम डायग्राम बना दोगे, तो मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये लिखना है, कहीं सोचो नहीं लिखना वापस, और लिख लेना, नहीं तो पेपर वाले दिन याद नहीं रहेगा कैसे लिखना है। बस ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फर्मल मैपिंग। इतना काम लिखने के बाद ये सारा कुछ लिखकर ये बना देना, ऐसे शो कर देना कि कन्फर्मल मैपिंग दी हुई है, ये सारी चीज़ें बना देना। उसके बाद लिखना नाउ, अब नोट नहीं, ये डायग्राम बनाने के बाद आप अपनी कॉपी में लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ आर्क इन जेड प्लेन इज। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, मैं मिटो देता हूँ, जैसे लिखना है वैसे बता रहा हूँ। अब तो यहाँ तक तुम्हें करना है, तुम पोज करके यहाँ तक नोट कर दो, और अब मैं सारा मिटो रहा हूँ और फिर इस आर्टिकल को आगे कर रहे हैं। क्योंकि कन्फर्मल मैपिंग दी हुई है तो बच्चे ये वाली चाप की लंबाई और इधर वाली चाप की लंबाइयों का रेशियो क्या होगा, इक्वल। भाई मैंने यही बताया, मैग्नीट्यूड और एंगल सेम रहने का मतलब इनकी चाप की लंबाइयों का रेशियो और एंगल ये दोनों आपस में कांस्टेंट्स रहेंगे, सेम रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। तो डब्ल्यू प्लेन में भी चाप की लंबाई लिख देते हैं और जेड प्लेन में भी लिख देते हैं। तो इतना काम करने के बाद आप अपनी कॉपी में लिखोगे नाउ, तो मैं मिटो रहा हूँ बच्चे, ये सारा नोट कर लेना। प्रूव ये करना है, बस ये लेकर आएंगे हम। तो ये है नेसेसरी कंडीशन। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, नेसेसरी कंडीशन में एनालिटिक प्रूव करना है, जबकि सफिशिएंट में हम कन्फर्मल प्रूव करेंगे। तो ये काम लिखने के बाद आप लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ आर्क इन जेड प्लेन इज, हाँ जी, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ds का स्क्वायर बराबर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। ये तुम्हें याद करवाया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 अभी अभी लिखवाया था, प्रूव करवाया था कैसे बना था ये। फिर एंड लेंथ ऑफ आर्क इन w प्लेन इज, तो बच्चे वो भी लिखवाया तुम्हें, d सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू du का स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चे यहां तक तुम नोट करो,
उसके बाद आगे बताते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने दे दी है। हाँ जी बच्चे, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखें ध्यान से आप लोग। तो बच्चे यहाँ तक हमने लिख दिया कि लेंथ ऑफ आर्क इन जेड प्लेन ये होता है इक्वेशन नंबर 1, और लेंथ ऑफ आर्क इन डब्ल्यू प्लेन हमने लिखा था नोट के अंदर, ये होता है इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊँ, आपने बहुत बार लिखा है कि u फंक्शन होता है x और y का, और ऐसे ही v भी फंक्शन होता है किस किस का, x और y का। और हमने जब हार्मोनिक फंक्शन वाला आर्टिकल किया था तो उसके अंदर आपको शो भी करवाया था कि आप चैन रूल से u और v को क्या लिख सकते हो। तो ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ। तो इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे नाउ हम इस du की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और u फंक्शन होता है किस किस का, x और y का। तो इस du को चैन रूल से लिखा del u अपॉन del x इंटू डी एक्स प्लस del u अपॉन del y इंटू डी वाई। इसको बोलते हैं चैन रूल, बाय चैन रूल। चैन रूल का मतलब होता है वो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसमें ब्रेक कर दो। तो u किस किस का फंक्शन है, x और y का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इक्वेशन 1 एक्स वाई की टर्म्स में है और इक्वेशन 2 u और v की टर्म्स में है। अब हमें अगर दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क किस में है, जेड प्लेन में, और ये लेंथ ऑफ आर्क किस में है, डब्ल्यू प्लेन में। क्योंकि कन्फॉर्मल मैपिंग है तो इन लेंथ ऑफ आर्क को आपस में रेशियो इनके क्या होंगे, इक्वल, कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड और एंगल जब भी फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग है तो बराबर होते हैं। तो इसलिए हम इनको कंपैरिजन बनाने के लिए इसको एक्स वाई की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने डी को इस तरीके से लिखा। इसी तरीके से सिमिलरली ये इसी प्रकार सिमिलरली डी वी भी फंक्शन है एक्स वाई का, तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, और ऐसे ही डी वी अपॉन डी वाई इंटू डी वाई। यहां पर डेल आता है, ठीक है ना बच्चे, गलती मत कर देना। इधर एग्जैक्ट डी आता है जो लिखा हुआ है एज इट इज, यहाँ पर ऐसे आता है डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब ये दोनों मान उठाकर मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो मैंने इसके बाद लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो बड़े आसानी से कर लेना बच्चे, 12 नंबर का आर्टिकल है, केयरफुली इन दोनों के मान उठाकर रख दो। तो डी सिग्मा का स्क्वायर LHS में चल रहा है, डी यू की जगह ये वैल्यू रख दो, उसका स्क्वायर होगा तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और इस पूरे का होल स्क्वायर। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, डीवी की वैल्यू उठाकर रख दो, उसका भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का प्लस डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी सिंपल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये बनेगा डी सिग्मा का स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं किया बच्चे, ये दोनों बुलाए, इनको चैन रूल से ये लिखा, ये वैल्यू रख दी। अब जो जो करवा रहा है वो करते रहो। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर। ऐसे ही इसमें स्क्वायर, अच्छा पहले 2ab और लिखो, तो 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई, तो 2ab कर दिया मैंने। ऐसे इधर a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो, तो ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स का स्क्वायर, ये तो a का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। और 2ab, तो 2 डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये लो जी, इतना करने के बाद मैं टिक कर रहा हूँ, डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग कर रहे हैं, डी सिग्मा का स्क्वायर बराबर डी एक्स का स्क्वायर तो आया कॉमन, अंदर बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, तो ब्रैकेट बड़ा यूज कर लो, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ये आ गया जी डी एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए। ऐसे ही जिनको डबल टिक कर रहा हूँ वो डी वाई के स्क्वायर हैं, उनको भी कॉमन ले लो, तो बचे डी वाई का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जी डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, तो कुछ नहीं कॉमन वगैरह लिए हैं जो जो स्टेप बन सकते थे, प्लस अब जो दो स्टेप्स कोई निशान नहीं दे रहा, 2 dx dy 2 dx dy, इनको इकट्ठा कर दिया, तो 2 dx dy तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये स्टेप और ये स्टेप, तो बचा दो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो केयरफुली नोट कर लेना भाई,
ये वाले दोनों स्टेप वी में है, ये यू में है, ठीक है ना। तो ये पूरा स्टेप ये बन गया, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखें, इक्वेशन 2 और 3 का कंपैरिजन कर रहा हूं। 2 और 3 का क्या कर रहा हूं, सॉरी 2 और 3 का नहीं, इक्वेशन 3 और 1 का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो देखना, कंपैरिजन, या सीधा लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से देखें, फ्रॉम 1 एंड 3। तो बच्चे 1 और 3 को अगर देखें तो उससे पहले बीच में लाइनें जरूर लिखना, क्योंकि फिर ये अच्छा लगेगा, क्योंकि फंक्शन कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ है, ये जरूर लिखे W बराबर एफ जेड इज अ कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग है तो मैग्नीट्यूड और एंगल सेम है, दैट मीन्स, तो इस तरीके से करके लिखें बच्चे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज रोटेशन आर सेम। और अगर ये सेम है बच्चे, एंगल और मैग्नीट्यूड सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, अब ये लिखें फ्रॉम 1 एंड 3, तो हम 1 और 3 को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो जेड प्लेन में चाप की लंबाई है, जबकि 3 जो है वो डब्ल्यू प्लेन में चाप की लंबाई है, क्योंकि डब्ल्यू प्लेन में चाप की लंबाई ये होती है। फिर इसी को तो सोल्व किया है, तो ये भी तो डब्ल्यू प्लेन में चाप की लंबाई है, और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो बच्चे इसका मतलब जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन वाली चाप की लंबाइयों के रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वेशन 1 और 3 का कंपैरिजन कर रहा हूं। अब कंपैरिजन करेंगे कैसे बच्चे, 1 के अंदर dx के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, मतलब इसका गुणांक कितना है, 1, और जबकि dx के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 के अंदर ये सब कुछ है। तो जब 1 और 3 का कंपैरिजन करोगे तो लाइन क्या बनेगी, dx के स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से ये मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में लिखेंगे किसका, इक्वेशन 1 में dx के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो। हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बता दिया, इस तरीके से कंपैरिजन किया है। अब dy के स्क्वायर को देखो, dy का स्क्वायर ये कुछ है, तो बराबर में रखते हैं बच्चे, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और ऊपर वाले इक्वेशन 1 में देखो dy का स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 लिख दो। अब ऊपर इधर देखो, क्या इसमें dx dy आ रहा है, नहीं, इसमें आ रहा है, इसमें dx dy का कोफिशिएंट कितना है, 2 टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। एक काम करते हैं, 2 dx dy का कोफिशिएंट ले लेते हैं, कांस्टेंट ही तो है 2, क्या फर्क पड़ता है, उसको भी छोड़ ही दे, क्यों रखें। तो इसका कोफिशिएंट तो ये है, और ऊपर 2 dx dy वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका 0 हो गया। अब कई बच्चे चाहेंगे कि लिखें हम तो, क्योंकि dx dy, क्योंकि वेरिएबल तो हमारे लिए dx dy है, 2 तो नहीं है, तो लिख दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर देंगे। तो बच्चे ये 1 और 3 का कंपैरिजन करके स्टेप लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इसके बाद की कैलकुलेशन में आगे कर रहा हूँ, तो अब मेरे को जरूरत नहीं है इतने काम की, मैं मिटो रहा हूँ। आप पोज करके फटाफट से नोट कर लेना, तो जल्दी से नोट करें बच्चे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चे, और कल हम इस कॉम्प्लेक्स की बुक को ख़त्म कर देंगे, बस वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा और वो आर्टिकल भी। फिर मैट्रिक्स स्पेस की बुक शुरू करेंगे, जो हमारी लास्ट बुक है। तो अब देखो ये स्टेप बन चुका है, पहले इन दोनों को बराबर रख रहा हूँ, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, तो मैं लिख रहा हूँ ऊपर। तो नीचे वाले स्टेप के बाद आप लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का, कि आप पहली और दूसरी टर्म्स से बात कर रहे हैं, तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट, तो ये स्टेप इसके बराबर आ गया, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। तो यू और वी को ध्यान से बना लेना भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर बराबर आ गया जी डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 4। और अब इसका कर लो, चाहे इसका और इसका कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं लिखता हूँ बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड टर्म, तो अगर फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करें तो ध्यान से देख लेना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। 0 इंटू कुछ भी 0, तो ये स्टेप तो 0 हो जाएगा भाई। जब तुम इसको और इसको बराबर में रखोगे तो इसका इससे प्रोडक्ट, तो 0 इंटू कुछ भी 0, और 1 इंटू ये पूरा स्टेप,
तो ये पूरा स्टेप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बड़े ध्यान से देखो, 0 यहाँ पर भेजोगे तो ये स्टेप 0 हो गया, और 1 इधर भेजोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा स्टेप इक्वल टू 0 आ गया। और उसके बाद का स्टेप भी सीखो, 2 को फिर 0 के अपॉन में लेकर जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये स्टेप इक्वल टू 0। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये स्टेप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये पूरा स्टेप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चे इस तरीके से हम यहाँ तक कंपैरिजन क्यों कर पाए, क्योंकि कन्फर्मल मैपिंग दिया हुआ था। भाई जो चीज़ दी हुई है उसका यूज़ करना जरूरी था, कन्फर्मल दिया हुआ है तो ये चीज़ बराबर होंगी। फिर इनको आपस में बराबर रखा तो एक इक्वेशन, और इनको आपस में बराबर रखा तो दूसरी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, या इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्यों अभी वेस्ट करें इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, तो देखें ध्यान से। मकसद CR इक्वेशन तक पहुंचना है, बस पहुंचने ही वाले हैं बच्चे, कुछ स्टेप्स और। तो बच्चे इस स्टेप को मैं उधर ले गया, माइनस का हो गया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में माइनस का डेल वी, क्योंकि वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब मन ही मन CR इक्वेशन याद है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो कैलकुलेशन भी हम उसी तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल एक्स के अपॉन में मैं जानबूझकर डेल वी अपॉन डेल वाई को ले आया, बराबर का साइन चल ही रहा है, ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स चल ही रहा है, और बच्चे डेल यू अपॉन डेल वाई को इसके नीचे ले आया, कुछ नहीं किया, ये फैक्टर इसके अपॉन में और ये फैक्टर इसके अपॉन में कर सकते हैं भाई, ये स्टेप इसके अपॉन में और ये स्टेप इसके अपॉन में, बस। अब याद कैसे रखना है, हमें पता है कि CR इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो दोनों जोड़ीदारों को एक साथ कर दिया, तो मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स के अपॉन में ये नहीं लेके गया, ये लेकर गया जो उसका जोड़ीदार होने वाला है। तो बच्चे इस तरीके से आप कैलकुलेशन अगर याद रखेंगे तो बड़े ईजिली स्टेप्स कर सकते हैं। अब ये दोनों बराबर है तो इसको किसी रेशियो के बराबर मान लिया K से, भाई ये दोनों सोल्व होकर कोई ना कोई वैल्यू देंगे, उस वैल्यू का नाम क्या रख दिया, K। अब इसका और इसका कंपैरिजन करो तो ये स्टेप इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये स्टेप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी इक्वेशन देखो, ये स्टेप इसके इक्वल रखोगे तो ये बंदा उधर चला जाएगा, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब ये बराबर, ये स्टेप उधर चला जाएगा तो K टाइम्स डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चे 5 और 6 में जो वैल्यू निकाल ली है वो 4 में पुट कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें K की वैल्यू मिलेगी, और वो K की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें CR इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर A। तो पहले तो आप 5 और 6 से जो वैल्यू आई हैं उनको 4 में पुट करो, तो क्या लिख रहे हैं हम, पुट द वैल्यूज ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक तो इसका मान निकालना है हमने और एक इसका मान निकालना है डेल वी अपॉन डेल एक्स इन 4। ये वाले दोनों मान उठाकर किस में रख रहे हैं, 4 में रख रहे हैं। तो रखो मेरे साथ, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये मानी है तो ये रख दो, तो ये बनेगा जी K डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब बच्चे थोड़ा देखो ध्यान से, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस उधर चला जाएगा तो ये पूरा स्टेप माइनस का हो गया, वो रख दो यहाँ पे, तो माइनस का K डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान है, रख दिया था, बराबर इनकी कोई वैल्यू नहीं है एज इट इज, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे, खत्म होने वाला हो गया आर्टिकल। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस K का स्क्वायर हो गया, इधर डेल यू अपॉन डेल वाई का भी स्क्वायर हो गया, बराबर में चल ही रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और इधर चल ही रहा है बच्चे K स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इन दोनों में से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको पहले लिख लिया, उसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में ये चल ही रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर।
अब देखो एक्चुअल में ये स्टेप और ये स्टेप क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। भाई इसको पूरे को अपोन में ले जाओ तो ये स्टेप से ये स्टेप क्या हो गया, कैंसिल आउट। के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इसके बाद आप सीधा काट के मत दिखाना, बस डायरेक्ट लिख देना के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्योंकि देखो ये स्टेप और ये स्टेप पूरा सेम है, कैंसिल आउट। तो के स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 1 तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1। पर बच्चे रेशियो, ये के हमने एज इन दोनों रेशियो के बराबर रखा था और रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन। तो फिर हम के का मान सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, +1। और के की वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको उठाकर इक्वेशन ए में रख दो। तो पुट द वैल्यूज ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर ए में रख दो के का मान 1। जैसे ही के का मान 1 रखोगे तो बच्चे तुम यहाँ तक नोट कर लो, मैं वहाँ रख देता हूँ। तो तुम इस स्टेप के बाद यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखोगे, तो मैं मिटो रहा हूँ बच्चे ऊपर से। तो ये देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये जोड़ीदार इसलिए बनाए थे जिससे अपने को डायरेक्ट सीआर इक्वेशंस मिल जाएं। के की वैल्यू 1 रख दी। अब इसका और इसका कंपैरिजन करोगे तो ये स्टेप उधर चला जाएगा। तो ये तो बन गया जी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये पहली सीआर इक्वेशन। और दूसरी को ध्यान से देखो, इसको इसके बराबर रखोगे तो ये स्टेप इधर जाकर मल्टीप्लाई होएगा। तो बच्चे ये बन जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये दूसरी सीआर इक्वेशन। और हमें आर्टिकल में सीआर इक्वेशन ही प्रूव करनी थी, तो नीचे लाइन क्या लिखोगे, सो सीआर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। और अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है सो W बराबर एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो ये फंक्शन प्रूव हो गया, कैसा है, एनालिटिक फंक्शन। तो बच्चे ये आज की वीडियो कंप्लीट, कल कॉम्प्लेक्स की बुक कंप्लीट, और उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस की वीडियो सिर्फ उन्हीं को दूंगा बच्चे जो बच्चे फीस सबमिट करवा देंगे। ओके, थैंक यू।